श्याम एक गरीब परिवार से था। उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक खेत का टुकड़ा था जिस पर ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। दुनिया के पास इतने खेत होते हैं और मेरे पास सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, और वो भी पहाड़ के पास, जिस वजह से उस पर ढंग से धूप भी नहीं आती और इसीलिए मेरे खेत में पैदावार भी बहुत कम होती है। वो ऐसे ही उदास होकर बैठा हुआ था, तभी एक व्यक्ति वहाँ से निकलता है। क्या भैया, आज खेत पर नहीं जाना है क्या? खेत पर जाकर क्या करूंगा? मेरा खेत तुम्हारी तरह थोड़ी ना है जो उस पर हर समय फसल होती रहे। मुझे तो इंतजार करना पड़ता है, जो बचता है उससे अपना पेट भरना पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें कैसा खेत देकर गए हैं? इससे अच्छा तो खेत होता ही नहीं। कम से कम दिल को तसल्ली तो मिलती रहती कि खेत नहीं है। तुम्हारे खेत की होना ना होना एक बराबर है। शाम को उसके पड़ोसी भी इसी तरह से बोल के चले जाते थे। एक बार वो खेत पर जा रहा था, तभी उसको हरी नाम का एक पड़ोसी मिला। श्याम, कोई फायदा तो है नहीं तेरे खेत पर जाने का। इतनी फसल तो होती नहीं कि तू उसका कोई फायदा उठा सके। जैसा भी है, मेरा खेत है। तू मेरे खेत पर क्यों नजर गड़ाए रहता है? मैं तुझसे कह रहा हूँ, मेरी बात मान जा और ये खेत मुझे बेच दे। मेरा खेत तेरे खेत से लगा हुआ है और मुझे अपना खेत बड़ा करना है। कहीं और लूंगा तो वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अगर तू अपना खेत मुझे दे देगा तो यही खेत बड़ा हो जाएगा। और मैं भी तुझसे कह चुका हूँ कि मुझे ये खेत नहीं बेचना, क्योंकि ये मेरी माँ बाप की आखिरी निशानी है। अरे तुझे इस फैसले के लिए पछतावा होगा, वो तो समय बताएगा। श्याम मेहनत करके खेतों में फसल उगाता है और उसकी फसल काफी अच्छी हो जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। भगवान की कृपा से अब की बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो पक्का फसल से मुनाफा ही होगा। अगर इसी तरह मेरी फसल होती रही तो साल भर पेट भरने के लिए अनाज मिल जाएगा। अच्छा, तो अब की बार श्याम की फसल अच्छी हुई है, पर इसको मुनाफा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं फसल को बर्बाद कर दूंगा। इसको इतना परेशान कर दूंगा कि इसको अपना खेत छोड़ना पड़े। जब रोटी के लिए लाले पड़ जाएंगे तब मैं देखूंगा कि कब तक ये अपने खेत को बेचने की नहीं सोचेगा। हरी श्याम के परेशान करने के नए नए तरीके निकालता है, पर श्याम हरी की सारी चालाकियों को पहचान जाता है और उनसे निकलने की कोशिश करता रहता है। अरे ये तो इतनी ढीठ है कि ये तो हर समस्या का निदान ढूंढ लेता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपना खेत छोड़ने के लिए नहीं मानेगा। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जो इसको अंदर से तोड़ दे। वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर खेत के बराबर में खड़े पहाड़ पर पड़ती है और उसकी आंखें चमक जाती है। मिल गया उपाय। अब तो शाम को ये खेत छोड़कर ही जाना पड़ेगा। हरी उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता है और एक औजार से उस पहाड़ को काटना शुरू कर देता है। उसके पहाड़ काटने से बड़े बड़े पत्थर कटकर शाम के खेत में गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद होने लगती है। हरी रोज रात को अब ऐसा किया करता था। हे भगवान, ये पत्थर अपने आप क्यों मेरे खेत में गिर रहे हैं? आज तक इस पहाड़ से एक भी पत्थर नहीं गिरा और अब ये बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं। इससे पहले मेरी फसल अच्छी नहीं हुई थी तो कोई परेशानी नहीं थी। इस बार फसल अच्छी हुई है तो ये नई परेशानी आगे आ गई है। पर वो हार नहीं मानता और पत्थरों को उठा उठा कर साइड में रखता रहता है। एक रात शाम अपने खेतों में पानी लगाने के लिए वहीं रुक गया तो उसने देखा कि हरी पहाड़ को काट कर खेतों में पत्थर गिरा रहा है। इस हरी ने तो हद ही कर दी। ये मुझे परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ता, पर मैं भी ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने खेतों की रक्षा करना चाहूंगा। शाम उदास होकर वही पत्थरों पर बैठ जाता है, क्योंकि वो हरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। हरी की ऊंची पहुंच थी, उसकी वजह से वो अगर हरी को कुछ कहता तो उसको मुंह की खानी पड़ती। इस वजह से वो शांत होकर वहीं पर बैठकर एक पत्थर पर सोचते सोचते कुछ कुरेदने लगता है। अरे ये क्या? मेरे बार बार पत्थर घिसने से इसमें तो एक आकृति बन गई है। अब मेरे मन में एक विचार आया है कि क्यों ना मैं इनसे मूर्तियां बनाऊं, क्योंकि पहाड़ काटना तो मेरे बस की बात है नहीं। पर अब हरी ने इतने महंगे औजारों से पहाड़ काटा है तो इसका उपयोग तो मैं कर ही सकता हूँ। शाम एक मूर्ति की कल्पना करके उन पत्थरों पर आकर बनाता है, जिसकी वजह से वो एक मूर्ति का आकार ले लेती है।
इस तरह से वो पत्थरों की मूर्तियां बनाने लगता है और उसकी मूर्तियां बहुत अच्छे दामों पर बाजार में बिकने लगती है। भगवान, तूने मुझे कितना अच्छा उपाय दिया। मैं तो तुझे वैसे ही कोसता रहता था। तूने हरी से ये पत्थर कटवाकर मुझे एक मूर्तिकार बना दिया। अब मैं खेतों में फसल भी उगाऊंगा और मूर्तियों को भी बनाऊंगा। मुझे अब हरी से कोई शिकायत नहीं है। श्याम अपने कार्य में सफल होता रहता है, जिस वजह से हरि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पत्थर काटना बंद कर देता है। अब श्याम दोबारा से अपने खेतों में अच्छी तरह से फसल उगाता है और पहाड़ कटने की वजह से अब उसके खेतों में अच्छी धूप भी आया करती थी, जिससे उसकी फसल भी अच्छी होने लगी थी। श्याम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, पर फिर भी तुमने बड़े संयम के साथ इस समस्या का निदान किया। नहीं यार, तुमने तो मेरी मदद की है। अगर तुम ये पहाड़ नहीं काटते तो मैं एक अलग प्रयास कैसे करता और मेरे खेत में धूप कैसे आती। तुम्हारा तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने इतना अच्छा कार्य किया। श्याम हरि को माफ कर देता है और वो दोनों हंसी खुशी एक साथ मिलकर खेती करते हैं और मूर्तियां बनाते हैं। अब दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। अब श्याम की खेती भी बहुत अच्छी तरह से होती है, जिसकी वजह से उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है और वो एक संपन्न व्यक्ति बन जाता है। गरीबी दूर होने पर उसकी एक अच्छी लड़की से शादी भी हो जाती है और वो अपना वैवाहिक जीवन हंसी खुशी जीने लगता है। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के बिलासपुर गांव में 3 भाई राजेंद्र, गजेंद्र और सुरेंद्र रहते थे। तीनों भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उन्हें मिलजुल कर कोई भी काम करना पसंद नहीं था। जब वो छोटे थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ खेती बाड़ी करके घर चलाती थी। वो तीनों भी अपनी माँ की सहायता करते थे। एक दिन उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, मैं अब बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम तीनों मुझे बहुत प्रिय हो। मरने से पहले मैं बस तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे झोपड़े में रहने की बजाय तुम्हारा एक बड़ा घर हो, जिसमें तुम तीनों भाई साथ में मिलजुल कर रहो। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी करोगे? माँ की ये बात सुनकर तीनों भाई सोच में पड़ गए, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। अपनी माँ की खराब स्थिति को ध्यान में रखकर गजेंद्र बोला, ठीक है माँ, जैसा आपने कहा हम ठीक वैसा ही करेंगे। बस आप पहले ठीक हो जाओ। गजेंद्र का जवाब सुनकर माँ को संतुष्टि मिल गई, लेकिन राजेंद्र और सुरेंद्र को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने घर से बाहर जाकर गजेंद्र से कहा, तुमने माँ से ऐसा क्यों कहा कि हम तीनों साथ में रहेंगे? इस पर गजेंद्र ने जवाब दिया, तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। माँ को बस ठीक होने दो। इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों के साथ सर खपाई करने का। तीनों भाइयों ने अपनी माँ के जल्दी से ठीक होने की प्रार्थना की, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद तीनों भाई सोच में पड़ गए कि वो करें तो क्या करें। माँ से कही हुई बात गजेंद्र को याद आई। वो अपने भाइयों के पास गया और उनसे कहा, भाइयों, मैं कुछ सोच रहा हूं। क्यों ना हम तीनों साथ मिलकर कुछ काम करें, जैसा माँ चाहती थी। ये सुनकर सुरेंद्र गुस्से में बोला, सोचना भी मत। मैं ना तो तुम्हारे साथ और ना ही राजेंद्र के साथ कोई काम करूंगा। माँ बस चाहती थी कि हम तीनों काबिल बने और अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाएं।
अगले दिन तीनों भाइयों ने अपनी सारी जमा पूंजी को 3 हिस्सों में विभाजित किया और अपनी अपनी राह चल दिए। तीनों भाइयों के पास अब अपनी जमा पूंजी को समझदारी से खर्च करके घर बनाने की चुनौती थी। राजेंद्र ने सोचा, मैं अपना घर बांस और भूसे का बनाऊंगा। ये मेरे लिए काफी किफायती रहेगा। ऐसे मेरा घर भी जल्दी बन जाएगा और बचे हुए पैसे से मैं जरूरत का सारा सामान खरीद लूंगा। दूसरी तरफ सुरेंद्र ने भी घर बनाने के बारे में विचार किया। मैं अपना घर लकड़ियों का बनाऊंगा। लकड़ियों से बना हुआ घर ठंडा रहेगा और मैं आराम से सो पाऊंगा। और तो और बचे हुए पैसों से मैं अपने लिए आरामदायक गद्दे भी ले लूंगा। ऐसा सोचते हुए सुरेंद्र लकड़हारे के पास गया और अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां खरीदने लगा। तीसरा भाई गजेंद्र एक मजबूत घर बनाने के बारे में सोचने लगा। उसने अपनी सारी पूंजी लाल पत्थर और चावल के आटे को खरीदने में लगा दी। फिर उसके पास बाकी सामान खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे। गजेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और खेती-बाड़ी करके पैसे जोड़ने लगा। कुछ समय के बाद कड़े परिश्रम से गजेंद्र ने अपना घर बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया और अपना घर बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच सुरेंद्र और राजेंद्र ने अपना अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। कुछ महीनों के बाद गजेंद्र का घर भी तैयार हो गया था। वो बहुत खुश था। तीनों भाई अपने अपने घरों में शांति से रह रहे थे। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। तूफान आने की वजह से राजेंद्र का बांस और भूसे का घर और सुरेंद्र का लकड़ियों का घर तहस नहस हो गया। वो दोनों भागे भागे गजेंद्र के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि गजेंद्र का घर वैसे का वैसा ही था। गजेंद्र अपने भाइयों को देखकर खुश हो गया और उनसे कहा, ऐसी बारिश में बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? ये सुनकर राजेंद्र और सुरेंद्र घर के अंदर आ गए। उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। तभी राजेंद्र ने कहा, हमें माफ कर दो भाई। हमने अपने लिए घर तो बना लिया, लेकिन ये भूल गए कि नींव मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। इस पर गजेंद्र ने कहा, आखिर मदद की घड़ी में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं और तुम तो मेरे भाई हो। माँ भी हमेशा यही चाहती थी कि हम जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करें। उस दिन के बाद से वो तीनों भाई खुशी खुशी एक साथ गजेंद्र के घर में रहने लगे और मिलकर सारा काम करने लगे। शिवानी घरों में जाकर काम किया करती थी। उसकी एक बेटी थी, राधिका। वह बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। राधिका भी शिवानी के साथ काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन शिवानी अनुपमा नाम की एक महिला के यहाँ काम करने गई। अनुपमा एक बहुत शक्की लड़की थी। उसकी बेटी सांवली थी। शिवानी, तुम अपनी बेटी को किस तरह से नहलाती हो? यह तो बहुत सुंदर है। मुझे भी बताओ, राज क्या है? इसमें राज की क्या बात है? मेरी बेटी जन्म से ही सुंदर है। उसका सफेद रंग जैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। एक दिन अनुपमा की लड़की रीता को लड़के वाले देखने आ रहे थे। घर में जोरों की तैयारियां चल रही थी। शिवानी और राधिका सारे घर की सफाई कर रहे थे और खाना बना रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राधिका ने जाकर दरवाजा खोला। काजल, जो लड़के की माँ थी, राधिका को देखकर बहुत खुश हुई। आइए आइए, अंदर आइए। बेटा, घर पर कोई है? आप बैठिए, मैं बुलाकर लाती हूँ। राधिका अंदर से शिवानी और अनुपमा को लेकर आती है। अरे आप कैसे हैं आप सब? शिवानी, इनके लिए जरा ठंडा लेकर आओ। शिवानी ठंडा लेकर आती है और उनको नाश्ता देती है। मेरी बेटी बहुत सुंदर है
और सगुण है, सब काम आता है उसको। आपको किसी भी काम के लिए निराश नहीं करेगी। अरे यह सब कहने की जरूरत नहीं, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। पसंद है? पर आप मेरी बेटी से कब मिले? अभी तो वह आपके सामने भी नहीं आई। अरे अभी तो आई थी, दरवाजा तो उसी ने खोला था। बहुत ही सुंदर लड़की है, उसका रंग गोरा है, उसकी मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छी जोड़ी जचेगी। वह मेरी बिटिया रीता नहीं, बल्कि मेरे काम वाली बाई की लड़की राधिका है, जिसने आपके लिए दरवाजा खोला था। आप उसको रीता समझ रहे हैं। ओ सॉरी, मुझे लगा वो आपकी लड़की है, इसीलिए मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। चलो आप अपनी बेटी रीता को बुलाइए, आपकी बेटी को भी देख लेते हैं। अनुपमा रीता को आवाज देती है। रीता चाय लेकर मेहमानों के आगे आती है और सबको नमस्ते करती है। अरे आपकी बेटी तो सांवली है, मुझे अपने बेटे के लिए गोरी लड़की चाहिए थी। हम आपकी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिएगा। और काजल अपने पति और बेटे के साथ वहाँ से चल देती है। अनुपमा गुस्से में लाल पीली हो जाती है और राधिका को आवाज लगाती है। गुस्से में आकर वह गरम तेल की करछी राधिका के चेहरे पर लगा देती है। राधिका दर्द से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर शिवानी वहाँ आती है। अरे मालकिन, आपने यह क्या कर दिया? मेरी बेटी का चेहरा खराब कर दिया, यह आपने सही नहीं किया। तुझे अपनी बेटी के चेहरे की पड़ी है? यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता खराब हो गया, वह भी तेरी बेटी की सुंदरता की वजह से। अब देखती हूँ तेरी बेटी का रिश्ता कहाँ होता है। अब राधिका अपने चेहरे पर इस दाग के साथ जिएगी और हमेशा यह याद रखेगी कि इसकी सुंदरता की वजह से मेरी बेटी रीता का रिश्ता टूटा था। राधिका दर्द से कराहती हुई घर से निकल जाती है और एक जंगल में पहुँचती है। जब थक जाती है तो चंदन के पेड़ के पास बैठ जाती है। तभी वहाँ से आवाज आती है, कोई मुझे पानी पिला दीजिए, कोई मुझे पानी पिला दीजिए, उसका राम भला करेगा। राधिका चारों तरफ देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। राधिका, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। राधिका पास की ही नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डालती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया राधिका, मैं बहुत वक्त से प्यासा था, आज तुम्हारी वजह से मेरी प्यास बुझ गई। यह तो मेरा फर्ज था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से किसी की प्यास बुझी और मैं किसी के काम आई। पर तुम रो क्यों रही हो? इस जंगल में क्यों भटक रही हो? यहाँ तो कई जंगली जानवर रहते हैं। राधिका सारी कहानी पेड़ को कह सुनाती है और रो पड़ती है। राधिका, मैं एक चंदन का पेड़ हूँ, मेरी लकड़ियों में जादू है। तुम मेरी टहनियाँ तोड़ लो, उन चंदन की लकड़ियों को घिसकर अपने चेहरे पर लगाओगी तो जले हुए का दाग हट जाएगा और तुम्हारा चेहरा पहले की तरह सुंदर हो जाएगा। और एक बात और, मेरे लकड़ियों में सारे रोगों को ठीक करने की क्षमता है, इन्हें तुम समाज में रोगों को दूर करने के काम में ला सकती हो। क्या यह सच में ऐसा कर सकता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने मेरी सारी समस्याओं को दूर कर दिया। अब मैं पहले जैसे सुंदर बन जाऊंगी। राधिका खुशी खुशी उस पेड़ की टहनी को तोड़कर घर लाती है और अपने चेहरे पर लगाती है। उसके चेहरे का दाग गायब हो जाता है और वह अधिक सुंदर हो जाती है। अरे, तेरे चेहरे पर तो जले हुए का सारा दाग मिट गया, यह कैसे हो गया? कल ही तो तेरे चेहरे पर अनुपमा ने निशान लगाया था, है ना माँ? सच में मेरा चेहरा बिल्कुल साफ हो गया ना? यह सब एक जादुई पेड़ की करामात है। जादुई पेड़? कैसा जादुई पेड़? तो कहना क्या चाहती है? आज के टाइम में कोई जादुई पेड़ होता है? माँ, मैं सच कह रही हूँ, उसी पेड़ की वजह से आज मेरा चेहरा साफ है। राधिका जंगल में हुई सारी बातें शिवानी को बताती है। अब शिवानी और राधिका उन टहनियों की सहायता से सबकी मदद करते हैं। एक दिन की बात है, शहर में महामारी आती है। शिवानी और राधिका उन चंदन की टहनियों से शहर में आने वाली बीमारियों से लोगों की रक्षा करते हैं। इस तरह वह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाते हैं। सभी उनको बहुत पसंद करते हैं। यह बात अनुपमा की बेटी रीता को पता चलती है तो रीता उनके घर वह चंदन की लकड़ियों को चुराने पहुंचती है। इस राधिका ने अपनी सुंदरता की वजह से मेरा रिश्ता तोड़ा था, आज मुझसे कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसकी कामयाबी की सीढ़ी को ही तोड़ दूंगी। अब ना रहेगी टहनी और ना रहेगी राधिका की प्रसिद्धि। और जैसे ही रीता लकड़ियों को हाथ लगाती है, चंदन की लकड़ियां सांप में बदल जाती हैं और उसकी ओर आने लगती हैं। रीता डर के मारे भाग जाती है। कुछ सांप उसके गले में लिपट जाते हैं। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें चुराने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद मैं कभी किसी का अहित नहीं करूंगी। इतने में राधिका वहाँ आ जाती है। चंदन के पेड़ की लकड़ी, इसे माफ कर दो,
इसने अनजाने में यह कदम उठाया है। चंदन की लकड़ियाँ सांप से फिर चंदन की लकड़ी में बदल जाती है। राधिका उन चंदन की लकड़ियों की सहायता से दवाइयाँ बनाकर उन्हें बेचना शुरू करती है, जिससे वह बहुत अमीर हो जाती है और वह अपने व्यापार से मिलने वाले पैसों से कई अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल खुलवाती है, जिससे शिवानी और राधिका हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। राजू और प्रशांत तो भाई थे। वो खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें बहुत तेज भूख लगी, पर उनके पास पैसे नहीं थे। तभी वहाँ से एक फल वाला निकला। भैया देखो, इस फल वाले के पास कितने प्यारे प्यारे अमरूद हैं। मेरा तो अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है। राजू, मन को काबू में रखो। तुम्हें पता है ना, हमारे पास पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, एक बार हम उससे मांग कर देखते हैं। अगर उसने हमें अमरूद दे दिया तो खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, वो हमें नहीं देगा। राजू उस फल वाले के पास जाता है और उससे कहता है, भैया मुझे एक अमरूद दे दो। 60 रुपए किलो है, बताओ कितने कर दूं? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो फिर क्या अमरूद फ्री में बट रहे हैं जो मुझसे मांगने आ गया? चल जा यहाँ से। मुझे बहुत भूख लगी है, एक अमरूद दे दो बस। नहीं, तू जा यहाँ से। राजू चुपचाप उसके फल के ठेले पर से एक अमरूद चुरा लेता है और प्रशांत को जाकर कहता है, भैया भैया देखो, मैं अमरूद ले आया। अरे ये अमरूद क्या तुझे उसने खुद दिया है? सच सच बता। नहीं, मैंने उसके ठेले पर से उठा लाया। राजू, चोरी करना गलत बात है। उसका अमरूद वापस करके आ, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी पापा से। वो तो भैया बहुत आगे निकल गया है, अब तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है तो आधा अमरूद खा लेता हूँ और आधा जमीन में गाड़ देता हूँ। जब बहुत सारे अमरूद हो जाएंगे तब उसमें से एक अमरूद तोड़कर मैं अमरूद वाले को दे दूंगा। अरे ऐसा भी कभी होता है क्या? हाँ, पापा ने कहा था कि जमीन में जो गाड़ो वो ऊपर उगकर आ जाता है। देखना, इस आधे अमरूद के बहुत सारे अमरूद हो जाएंगे। तू और तेरे सवाल, जा जमीन पे गाड़ के आ जा अपने आधे अमरूद को। राजू आधा अमरूद खाकर आधे अमरूद को जमीन में दबा देता है और दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब राजू अमरूद की दबाई हुई जगह पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ एक अमरूद पेड़ खड़ा है। भैया भैया देखो, अमरूद का पेड़ उग गया है। मैंने कहा था ना, इस अमरूद को यहाँ दबाऊंगा तो एक पेड़ बन जाएगा। देखो उग गया ना, अब तो मुझे बहुत सारे अमरूद खाने को मिल जाएंगे। अरे राजू, ये कैसे हो गया? रातों रात यहाँ पर अमरूद का पेड़ कैसे खड़ा हो गया? ये तो जादू हो गया। वो मत सोचो भैया, इसमें से एक अमरूद तोड़कर उस अमरूद वाले को दे आते हैं। आपने ही तो कहा था कि चोरी करना गलत बात है। अब हम अपनी गलती सुधार लेते हैं। प्रशांत और राजू दोनों उस पर अमरूद वाले को ढूंढते हैं। कुछ दूरी पर अमरूद वाला दिखता है और उसे अमरूद वापस कराते हैं। भैया, कल हमने आपका एक अमरूद लिया था तो वही आज वापस करने आए हैं। ये लो आपका अमरूद। अरे कल तक तो ये बच्चे मुझसे अमरूद मांग कर खा रहे थे और आज मुझे अमरूद वापस करने आए। ये तो बड़े अजीब बच्चे हैं, ऐसा भी कोई करता है भला? राजू और प्रशांत भागे भागे अपने घर पहुंचते हैं और अपने माता पिता को सारी बात बताते हैं। राजू, तुम ये क्या कर रहे हो? एक दिन में कैसे पेड़ बन सकता है? मैं सही कह रहा हूँ। मैंने रात को आधा अमरूद जमीन में दबाया था और अगली सुबह वो पेड़ बन गया और उस पर बहुत सारे अमरूद भी आ गए। राखी और अशोक भागे भागे पेड़ के पास जाते हैं। जैसे ही अशोक अमरूद तोड़ने लगता है तो उसका हाथ एक टहनी से टकरा जाता है और उससे खून निकलने लगता है। प्रशांत उस खून को रोकने के लिए अमरूद का एक पत्ता उस पर लगाता है तो देखता है कि हाथ का खून रुकने के साथ साथ वो ठीक भी हो गया है। राखी अशोक तजुर्बे करते हैं और कहते हैं, अरे ये तो सच में जादुई अमरूद है। इससे तो हर रोग दूर हो सकता है। क्यों ना हम इससे उन गरीब लोगों की मदद करें जो अपना इलाज बड़े अस्पतालों में नहीं करा सकते। सही कह रहे हो। अगर हमें ये जादुई अमरूद मिला है तो हमें इससे सबकी मदद करनी चाहिए। अब अशोक और राखी उस अमरूद के पेड़ पर लगे अमरूद से सबकी मदद करते हैं
और उन अमरूदों को बेचकर घर का खर्च चलाया करते हैं। ये सब बात जब उस फल वाले ने देखी तो उसने सोचा, अरे ये तो दोनों बच्चे वही हैं जिनको मैंने अमरूद नहीं दिया था, और आज इनका अमरूद का व्यापार इतना बढ़ चढ़ कर चल रहा है, ये कैसे हो गया? फल वाला राजू के पास जाता है और उससे पूछता है, बेटा, उस दिन मैंने तुम्हें अमरूद नहीं दिया था और आज तुम अमरूद का व्यापार कर रहे हो, ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे दिन कैसे बदल गए? अंकल, हमने ना एक अमरूद का पेड़ लगाया है जिस पर से अमरूद कभी खत्म ही नहीं होते। उसी पर से फल तोड़कर हम बेचा करते हैं। कल तक हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पर आज हमने अपना अलग मकान ले लिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे भी उस अमरूद के पेड़ पर से अमरूद तोड़कर बेचने चाहिए, मैं भी अमीर हो जाऊंगा। वो अमरूद के पेड़ के पास पहुंचता है। जैसे ही अमरूद को हाथ लगाता है तो उस पर लगे सारे अमरूद उसके सिर पर गिरने लग जाते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई पत्थर बरसा रहा हो। वहीं दूसरी ओर कुछ अमरूदों में से कीड़े निकलकर उसके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, जिससे डर के मारे वो जान बचाकर भाग जाता है। तभी वो प्रशांत से टकराता है। अरे अंकल, आपके ऊपर ये कीड़े क्या कर रहे हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ, इस अमरूद से मुझे बचाओ। इस अमरूद से कीड़े निकलकर मेरे ऊपर चिपक रहे हैं। मैं ये तुम्हारा जादुई अमरूद चुराने आया था, पर इस जादुई अमरूद ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। प्रशांत अमरूद के पेड़ के पास जाता है और उससे कहता है, अमरूद, इस फल वाले को माफ कर दो और इसको जाने दो। इसने जो भी किया लालच में आकर किया। अमरूद से निकले कीड़े उस पर से हट जाते हैं और अमरूद भी उसको मारना बंद कर देते हैं। अब फल वाला अपनी जान बचाकर भाग जाता है और प्रशांत और राजू उस अमरूद की मदद से सबकी मदद करते हैं और सबके प्यारे बन जाते हैं। वे अमरूद से सबकी सेवा करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। राजू मस्ती में जी भरकर अमरूद खाता है और बांटता है।